Assalamu alaikum dear students, welcome to Online English Lecturer Academy. Today we are going to study about psycholinguistics. तो जो psycholinguistics है it is an interdisciplinary branch of linguistics. इंटरडिसिप्लिनरी क्यों? क्योंकि ये दो डिसिप्लिन्स को कनेक्ट करती है, एक लिंग्विस्टिक्स विच इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी विच इज़ अबाउट द न्यूरल मैकेनिज्म्स और मेंटल मैकेनिज्म्स. तो जो साइकोलिंग्विस्टिक्स है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज. ठीक है, तो द रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक बिहेवियर एंड द साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे लैंग्वेज प्रोडक्शन, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, स्पीच बिहेवियर, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी साइकी का पार्ट हैं और लिंग्विस्टिक बिहेवियर है हमारा. इसीलिए ऑल दीज आइटम्स आर इंक्लूडेड विद इन द डोमेन ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स, क्योंकि इन साइकोलिंग्विस्टिक्स वी स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन आवर लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक बिहेवियर एंड द साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस. फिर बात आ जाती है साइकोलिंग्विस्टिक्स और न्यूरोलिंग्विस्टिक्स के डिफरेंस की. टू टेल यू द फैक्ट, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स साइकोलिंग्विस्टिक्स का पुराना नाम है, यानी पहले इसे न्यूरोलिंग्विस्टिक्स कहा जाता था और फिर इस नेम को रिप्लेस कर दिया गया साइकोलिंग्विस्टिक्स से. लेकिन अक्सर लोग जो हैं कहते हैं इनमें डिफरेंसेस हैं, या जब उनसे पूछा जाए तो वो डिफरेंसेस बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी वो लोग ये कहते हैं कि साइकोलिंग्विस्टिक्स या साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज जो है ये सिर्फ लिंग्विस्टिक फैक्टर्स को डिस्कस करती है, यानी जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जैसे इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन है या इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग है, इस तरह से. लेकिन जो न्यूरोलिंग्विस्टिक्स है वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़म्स या न्यूरल मैकेनिज़म्स को डिस्कस करेगी, यानी कि उसके अंदर लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन आ जाती है, लैंग्वेज प्रोडक्शन आ जाती है, या लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, तो इस तरह के डिसऑर्डर्स ये सारे न्यूरोलिंग्विस्टिक्स का पार्ट हैं. लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स पढ़ाया जाता है तो साइकोलिंग्विस्टिक्स में भी हम वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो हम न्यूरोलिंग्विस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, यानी कहने को लैंग्वेज प्रोडक्शन कॉम्प्रीहेंशन जो है न्यूरोलिंग्विस्टिक्स का पार्ट है. लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में साइकोलिंग्विस्टिक्स का कोर्स पढ़ाया जाएगा वो लैंग्वेज एक्विजिशन भी स्टडी करेंगे, वो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स भी स्टडी करेंगे. तो बेसिकली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस न्यूरोलिंग्विस्टिक्स ओल्ड नेम है और साइकोलिंग्विस्टिक्स उसी का न्यू नेम है. अच्छा, अगेन हम ब्रेन और माइंड को भी इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रेन और माइंड में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि ब्रेन इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ आवर स्कल, ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, इट कैन बी टच्ड एंड इट कैन बी सीन. लेकिन माइंड जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन नॉट बी सीन, इट इज़ दैट एब्स्ट्रैक्ट पार्ट विच इज़ इन्वॉल्व विद थिंकिंग और मैकेनिज्म्स ऑफ कोग्निशन. ठीक है, डिफरेंट थिंकिंग मैकेनिज्म से हमारा माइंड जो है वो रिलेटेड है, लेकिन ब्रेन इट इज़ अ फिजिकल एंटिटी, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर है दैट कैन बी टच्ड एंड दैट कैन बी सीन. उसके बाद हम ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ के बारे में बात करेंगे. तो एक तो होता है ब्रोकाज एरिया. ब्रोकाज एरिया और वर्नेक्स एरिया दोनों ही हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में होते हैं. ब्रेन के दो हेमिस्फीयर हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर. तो उसमें से जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो स्पीच प्रोडक्शन और कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होता है, वो स्पीच प्रोडक्शन और कॉम्प्रीहेंशन को डील करता है. तो जो ब्रोकाज एरिया और वर्नेक्स एरिया हैं ये दोनों लेफ्ट हेमिस्फीयर में हैं, लेकिन ब्रोकाज एरिया एंटीरियर पोजीशन पर है. एंटीरियर मींस अगली, और वर्नेक्स एरिया जो है ये पोस्टीरियर पोजीशन पर है. पोस्टीरियर मींस पिछली, यानी कि थोड़ा सा पीछे को ब्रोकाज एरिया से. तो जो ब्रोकाज एरिया है ये स्पीच प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी स्पीच प्रोडक्शन एंड आर्टिकुलेशन, यानी हाउ स्पीच इज़ प्रोड्यूस्ड, हाउ स्पीच इज़ आर्टिकुलेटेड, हाउ वर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड, हम कैसे लैंग्वेज को बोलते हैं, हम कैसे लैंग्वेज को लिखते हैं. लेकिन वर्नेक्स एरिया जो है ये पोस्टीरियर लोब में तो है ही है, उसके अलावा ये जो है कॉम्प्रीहेंशन, स्पीच कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड है कि हाउ वर्ड्स आर कॉम्प्रीहेंडेड, हाउ वी इंटरप्रेट लैंग्वेज, हम लैंग्वेज को किस तरह से समझते हैं और उसे वो कैसे हमारे माइंड में जो है या ब्रेन में प्रोसेस की जाती है. तो ये इनके पोजीशंस भी हैं. ये हमारा ब्रेन है, ये लेफ्ट हेमिस्फेयर की जो है व्यू दिखाया हुआ है. तो जो ब्रोकाज एरिया है ये ऑरेंज से एंटीरियर पोजीशन पर हाईलाइट हुआ है, और वर्नेक्स एरिया जो है ये पोस्टीरियर पोजीशन पर लेफ्ट हेमिस्फेयर की. फिर कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं जो ब्रोकाज एरिया और वर्नेक्स एरिया को कनेक्ट करते हैं, जिन्हें आर्कुएट फेस्किक्यूलस कहते हैं. ये जो ब्लैक लाइंस दिख रही हैं,
उसके बाद हम डिफरेंट लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो लैंग्वेज डिसऑर्डर आ जाता है वो होता है अफेजिया। अफेजिया बेसिकली लॉस ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड है, यानी कि सिंपल जो है वो स्पीच प्रोडक्शन और कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब अगेन जो स्पीच कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होगा वो वर्नेक्स अफेजिया होगा, क्योंकि वर्नेक्स अफेजिया स्पीच कॉम्प्रीहेंशन से डील करता है। लेकिन जो डिसऑर्डर स्पीच प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा वो ब्रोकाज अफेजिया होगा। तो पहले ब्रोकाज अफेजिया के बारे में पढ़ते हैं। ब्रोकाज अफेजिया को हम एक्सप्रेसिव अफेजिया या मोटर अफेजिया भी कहते हैं। एक्सप्रेसिव क्यों? क्योंकि स्पीच प्रोड्यूस हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है, इसलिए इसे एक्सप्रेसिव अफेजिया भी कहते हैं। तो फिर ब्रोकाज एरिया में डैमेज की वजह से स्पीच को प्रोड्यूस करने में इश्यू होता है। अब रिजल्ट क्या हो सकता है? या तो स्पॉन्टेनियस स्पीच प्रोड्यूस हो, यानी एब्रप्ट वर्ड्स निकलें। स्पीच प्रोडक्शन से इशू है ना, तो एब्रप्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पीच हो, ठीक है। या फिर हिंडर्ड रिस्पॉन्सेज हों, यानी कि आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं जिसमें नाउन्स ना हो, वर्ब्स ना हो। तो कहते हैं कि टेलीग्राफिक स्पीच जैसा कैरेक्टर होता है। अभी हम आगे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ेंगे ना, तो टेलीग्राफिक स्पीच लैंग्वेज एक्विजिशन की एक चाइल्ड की लाइफ में वो स्टेज होती है जब वो वर्ड्स बनाने की कोशिश, सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करता है छोटे छोटे, लेकिन उसे ग्रामेटिकल अवेयरनेस नहीं होती। जैसे मम्मा के साथ जाना हो तो कहेगा मम्मी गो, यानी उसे ये नहीं पता होगा कि मैं पूरा इसको एक्सप्रेस कैसे करूं कि मैंने मम्मी के साथ जाना है। तो वो छोटे छोटे वर्ड्स को नाउन्स और वर्ब्स के कॉम्बिनेशन बनाता है। तो ये ब्रोकाज अफेजिया में भी यही होता है कि स्पीच प्रोडक्शन का नॉलेज जो है वो एम्पल नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता, तो वो टेलीग्राफिक कैरेक्टर्स में जैसे कभी नाउन प्रोनाउंस कर दी, कभी वर्ब्स मिस कर दिए, कभी कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, इस तरह के वर्ड्स ऐड ना किए, तो ऐसे ब्रोकाज अफेजिया में होता है। फिर वर्नेक्स अफेजिया आ जाता है। वर्नेक्स अफेजिया कब होता है? जब पोस्टीरियर लोब में, यानी कि जहाँ पर वर्नेक्स एरिया है वहाँ पर जो है कोई डैमेज हो जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि स्पीच कॉम्प्रीहेंशन में मुश्किल होती है। होता क्या है कि जब ऑडिटरी नर्व्स, यानी जहाँ से सुनते हैं, ऑडिटरी मतलब सुनना, हियर करना, तो जब सुनते हैं तो क्या होता है कि जो वॉइस हम सुन रहे होते हैं, यानी जो इनकमिंग वॉइस होती है, वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में तो एंटर हो जाती है, लेकिन जब वो टेम्पोरल या ये पोस्टीरियर लोब में जहाँ वर्नेक्स एरिया है वहाँ जो है जाती है आवाज़, तो वो सही से ट्रांसलेट नहीं होती। इसीलिए वर्नेक्स अफेजिया के पेशेंट्स को बातें सुनने में, बातें समझने में प्रॉब्लम होता है। स्पीच कॉम्प्रीहेंशन या स्पीच इंटरप्रिटेशन में इशू होता है। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जेस्चर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कॉम्प्रीहेंशन की ठीक नहीं होती तो वो अक्सर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए या पैराफ्रेज करते हुए उन्हें प्रॉब्लम होती है, एरर्स करते हैं। या फिर वो जैसे स्पून को फोक या फोर्क को स्पून बुलाएंगे, या गलत प्रोनाउंस करेंगे चीज़ों को, क्योंकि उन्हें तो समझ ही नहीं आता आगे वाला क्या बुला रहा है। हो सकता है वो बॉक्स को बॉर्ड बुलाएं, यानी कि उन्हें समझ नहीं आती ना अगला बंदा क्या कह रहा है, कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। और नॉनसेंस वर्ड्स, नियोलॉजिज्म्स कहते हैं न्यू वर्ड्स को, तो नॉनसेंस वर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो सेंस ही नहीं प्रोड्यूस करते। फॉर एग्जांपल वो गिव को कह रहे हो गो, तो बिल्कुल नॉनसेंस उनकी बातों की, उनकी बातें होती हैं, यानी कि बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं वो क्रिएट कर रही होती। उसके बाद ग्लोबल अफेजिया आता है। ग्लोबल अफेजिया वो अफेजिया है जो ब्रोकाज अफेजिया और वर्नेक्स अफेजिया का मिक्सचर है, यानी स्पीच प्रोडक्शन और स्पीच कॉम्प्रीहेंशन दोनों ही उसमें हिंडर हों, दोनों ही अफेक्टेड हों। तो बेसिकली इसके अंदर वर्नेक्स एरिया और ब्रोकाज एरिया दोनों अफेक्ट होते हैं, और जो है स्पीच प्रोडक्शन और स्पीच कॉम्प्रीहेंशन दोनों में प्रॉब्लम होती है। तो इसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर डिसलेक्सिया नेक्स्ट डिसऑर्डर आ जाता है। ये बेसिकली एक लर्निंग डिफ़िकल्टी है जहाँ रीडर्स को लैंग्वेज स्किल्स होती हैं फॉर रीडिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो जो है ना उनकी ये फोर स्किल्स जो हैं वो डैमेज होती हैं, उन पर इफ़ेक्ट होता है। तो इन वाले डिसलेक्सिया के पेशेंट्स को रीड करने में भी प्रॉब्लम होता है, राइट करने में भी प्रॉब्लम होता है, स्पेलिंग एरर्स भी होते हैं, उनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, तो दे कैन नॉट रीड और राइट प्रॉपरली। लेक्सिया का वर्ड लेक्जीम से, यानी वर्ड से निकला, यानी वर्ड्स के साथ प्रॉब्लम होती है उन्हें। अब वो वर्ड्स के साथ प्रॉब्लम किसी भी लेवल की हो सकती है, स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन इशू हो सकता है वर्ड्स को, तो ये जेनेटिक इशू होता है, यानी जीन्स में आपको ट्रांसफ़र हुआ होता है।
फिर नेक्स्ट आ जाता है डिसग्राफिया। ग्राफिया कहते हैं लिखने को, राइटिंग। तो डिसग्राफिया डिसऑर्डर रिलेटेड टू राइटिंग, यानी कि ये क्या करते हैं कि जो थॉट्स उनके माइंड में आते हैं उसको वो पेपर पर पेन डाउन नहीं कर सकते, यानी वो सोचते तो हैं लेकिन उसे कागज़ पर लिख नहीं सकते हैं। तो ये वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें चिल्ड्रन फेस डिफ़िकल्टी टू राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में स्मॉल डी और स्मॉल बी है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है, सिर्फ साइड का डिफरेंस है कि जो राइट साइड पर होता है वो बी होता है और जो लेफ़्ट साइड पर होता है वो डी होता है। तो उनको पता नहीं लगता कि ये डी है या बी है। या फिर जो स्मॉल एल है और कैपिटल आई है वो एक जैसा है तो उन्हें पता नहीं लगता कि ये आई है या एल है। या स्मॉल एन और स्मॉल एच बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सिवाय इसके कि एच की जो लाइन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी होती है। स्मॉल एच और स्मॉल एन की बात कर रही हूँ। तो फिर ऐसे बच्चों को जिनके अंदर ये डिसऑर्डर्स हैं उन्हें इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं लगता कि ये एन है या एच है, उन्हें एक जैसे लगते हैं, उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं होती। तो ये जो डिस्ग्राफिया का ट्रीटमेंट है ये पॉसिबल है। तो इस तरह से पॉसिबल है कि उनको जो है रिपीटेड ड्रिल्स से, रिपीटेड प्रैक्टिसेस से, ठीक है, उन्हें एक्सपर्ट्स जो हैं या उनके मेंटोर्स जो हैं वो उनकी रिपीटेड प्रैक्टिसेस करवाएं और उन्हें समझाएं। तो इस तरह से अगर वो यानी गुड प्रैक्टिस जो है अगर इसमें की जाए तो ये वाली जो सिचुएशन है डिस्ग्राफिया ये ट्रीट हो सकती है। स्टेजेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। अच्छा, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पर जो है अक्सर एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो ये बेसिकली जो सबसे पहली स्टेज होती है एक बच्चे की लाइफ में, ये फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के स्टेजेस हैं। अभी आगे हम पढ़ते हैं फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, लेकिन वैसे बता दूं कि फर्स्ट लैंग्वेज हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज जो हम पैदा होते ही सीखते हैं, हमारी मदर टंग। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसकी पहली स्टेज होती है जो 2 मंथ्स तक चलती है बच्चे की, उसे हम कहते हैं कूइंग। कूइंग में क्या होता है, बच्चे अभी सिर्फ वॉवल साउंड्स बोलना सीखते हैं, जैसे आ ई ऊ, तो ये वो वॉवल साउंड्स सीखते हैं। फिर बैबलिंग की स्टेज उनकी 6 मंथ्स तक चलती है, 2 यानी कि 2 से 6 मंथ्स तक। तो यहाँ पर वो वॉवल्स के साथ कॉन्सोनेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे माँ, जैसे ना। तो यहाँ पर यानी कि उन्होंने वॉवल के साथ कॉन्सोनेंट्स ऐड करने शुरू कर दिए। लेकिन अभी ये बात है सिर्फ मॉर्फीम सिलेबल्स तक चल रही है, अभी वो वर्ड वाली स्टेज पर नहीं आए। फिर जब होलोग्राफिक स्पीच आती है, होलो मीन्स वन, ग्राफिक वर्ड्स यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर वो वर्ड्स बोलना शुरू हो जाते हैं, जैसे मिल्क, जैसे एप्पल। इस तरह वो फ्रूट्स के नाम अक्सर बच्चे बोलते हैं। कोई चीज़ खानी है तो उसका नाम वो बोलते हैं, जैसे कैंडी, जैसे टॉफ़ी। तो वो इसके अंदर वो सिंगल वर्ड अटरेंसेस करते हैं, ये 1 ईयर की एज में होता है, ठीक है, जैसे मामा, जैसे बाबा। फिर आ जाती है टेलीग्राफिक स्पीच की, वही जो मैंने ब्रोकाज अफेजिया में बात की थी। टेलीग्राफिक स्पीच में क्या होता है कि बच्चे 2 वर्ड्स को कंबाइन करना शुरू करते हैं और सिंपल सेंटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। अब वो सिंपल सेंटेंसेस ज़रूरी नहीं है ग्रामेटिकली करेक्ट हो, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो नाउन्स और वर्ब्स का कॉम्बिनेशन बनाएं या एडजेक्टिव्स का कॉम्बिनेशन बनाएं, जैसे मॉमी गो, जैसे बाबा कम, या बाइक गो, जैसे बच्चा कह रहा है कि बाइक पर जाना है, इस तरह से। तो वो ये 18 मंथ्स की एज होती है, यानी कि जो है वो 1.5 साल की उम्र तक जो है ना टेलीग्राफिक स्पीच प्रोड्यूस करता है। फिर 6 ईयर्स की एज तक बच्चा होल सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है, ग्रामर करेक्टली यूज़ करता है, उसकी वोकैबुलरी एक्सपेंड हो जाती है, उसको सिंटैक्टिक नॉलेज उसका जो है एक्सपेंड हो जाता है, और उससे जो है वो सिमेंटिकली और प्रेगमेटिकली वर्ड्स को जो है वो अंडरस्टैंड करने लगता है कि इस बात का क्या मतलब है। वो सारी बातें जो है कॉम्प्रीहेंड भी करता है और स्पीच इजीली प्रोड्यूस भी करता है। अब हम थोड़ा सा फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का डिफरेंस देख लेते हैं क्विकली, कि लैंग्वेज जो हम बाय बर्थ सीखें, जो हम अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट करते हुए सीखें, वो फर्स्ट लैंग्वेज है। लेकिन जो लैंग्वेज हम कॉन्शियसली लर्न करें लेटर स्टेज पर, बाद वाली एजेस में अपनी, वो सेकंड लैंग्वेज है। तो फर्स्ट लैंग्वेज को हम नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग या नेटिव टंग भी कहते हैं, लेकिन सेकंड लैंग्वेज जो है वो नॉन नेटिव लैंग्वेज है, नॉन नेटिव टंग। ये इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स में भी हमने पढ़ी थी, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज। उसके बाद जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती, वो एफर्टलेसली हम लर्न कर लेते हैं, उसमें एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि वो तो हम साथ के साथ सीख रहे होते हैं। लेकिन सेकंड लैंग्वेज जो भी लर्न करता है उसे बाकायदा उसके ग्रामेटिकल रूल्स, उसके वोकैबुलरी, उसके मीनिंग्स, ये सारी चीज़ें उसे एफर्टफुली जो है ना वो स्टडी करनी पड़ती हैं। तो एफर्ट रिक्वायरिंग होती है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट लैंग्वेज L1 और सेकंड लैंग्वेज को हम L2 से रिप्रेजेंट करते हैं लिंग्विस्टिक्स में।
अब अगेन जैसे फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में डिफरेंस है, इसी तरह इनकी एक्विजिशन में भी डिफरेंस है। पहली बात तो ये, फर्स्ट लैंग्वेज हम अनकॉन्शियसली एक्वायर करते हैं, लेकिन सेकंड लैंग्वेज हम कॉन्शियसली लर्न करते हैं। एक्विजिशन और लर्निंग में बेसिक डिफरेंस होता है ये है कि एक्विजिशन इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस बट लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। तो सेकंड लैंग्वेज इज़ लर्नड, इट्स नॉट एक्वायर्ड, बट फर्स्ट लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड। तो जो है फर्स्ट लैंग्वेज एक अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस प्रोसेस है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज एक एक्टिव या कॉन्शियस प्रोसेस है। उसके अलावा फर्स्ट लैंग्वेज के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिकली हम सीख जाते हैं नेचुरली, लेकिन सेकंड लैंग्वेज के लिए वी नीड इंस्ट्रक्शंस, वी नीड प्रॉपर क्लासेस। जैसे इंग्लिश हम सब ने सीखी है, ठीक है, या कोई चाइनीज़ की क्लास लेता है या इस तरह से। उसके अलावा फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर हम नेटिव फ्लुएंसी, यानी कि जैसे उसके नेटिव स्पीकर्स हैं, हम वो फ्लुएंसी जो है वो सीख जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बचपन से पंजाबी बोलता सीखता है तो वो इतना प्रोफिशिएंट होता है कि उसको देखकर लगता है कि ये खुद पंजाबी है, तो ये जो है पंजाबियों की तरह ही पंजाबी बोल रहा है। लेकिन सेकंड लैंग्वेज में हम कभी भी नेटिव लाइक फ्लुएंसी नहीं एक्वायर कर सकते। अब फॉर एग्जांपल हम जितनी भी इंग्लिश बोल रहे हैं, अब हम बिल्कुल ब्रिटिशर्स या अमेरिकन्स की तरह नहीं बोलेंगे, सिवाय इसके किसी की ट्रेनिंग ऐसी हो या किसी की बर्थ जो है उस एरिया में हुई हुई हो। तो उसके अलावा या अगर हम चाइनीज़ भी सीखेंगे तो हम एग्जैक्टली चाइनीज़ की तरह तो नहीं बोलेंगे ना, तो नेटिव लाइक फ्लुएंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि 100% ही नो है, पॉसिबल है, लेकिन 90% नो है, 10% येस है, और उसके ऊपर उसके पीछे भी कुछ रीजंस है, कुछ फैक्टर्स हैं। अच्छा, इंटर लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के बीच की होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप अगर कोई सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, हम यही कह लेते हैं कि हमारी नेटिव लैंग्वेज से उर्दू है या इंग्लिश है, चलें। अब हम कोई सेकंड लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं, चाइनीज़, तो इंटर लैंग्वेज वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज होगी जो इनके बीच में प्रोड्यूस होगी। यानी कि हम कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, उसके अंदर हमारी ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंग्वेज के फीचर्स जो हैं वो इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम जो L2 सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसके अंदर गो का मतलब है कम, लेकिन हमारी लैंग्वेज में गो का मतलब है जाना। तो हो सकता है कि ये दो फीचर्स एक दूसरे में इंटरफेयर करें, इंटरवीन करें, और हमारे माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो वो गलत फीचर्स जो हैं हम सीख लें और हम उसमें हमेशा एक एरर प्रोड्यूस करें कि जब हम L2 भी बोल रहे हो तो उसमें हम गो का मतलब अपनी फर्स्ट लैंग्वेज वाला गो लें, ना कि L2 वाला। तो इंटर लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है बिल्कुल पिजन जैसी। पिजन के बारे में हम और लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पिजन वो कोड लैंग्वेज होती है जो हम ऐसी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने के लिए बोलते हैं जिनको हमारी ज़बान ना आती हो। तो इंटर लैंग्वेज पिजन जैसी भी हो सकती है, एक ऐसी लैंग्वेज जो L1 और L2 दोनों के फीचर्स इन्वॉल्व करे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि फॉसिलाइजेशन हो जाती है। फॉसिल नॉर्मली किसे कहते हैं, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स होती हैं उनके जो डेड रिमेन्स होते हैं। तो फॉसिलाइजेशन हो जाती है इंटर लैंग्वेज की, वो ये होता है कि L1 के कुछ फीचर्स जो हैं वो इनकरेक्टली पार्ट बन जाते हैं हमारे L2 के फीचर्स का, और वो परमानेंटली उसका पार्ट बन जाते हैं। हालांकि वो एरनस होते हैं, उनमें मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स इन अ सेंस कि वो L1 के कॉन्टेक्स्ट में तो करेक्ट है लेकिन L2 के कॉन्टेक्स्ट में वो रॉन्ग है। तो वो फॉसिलाइजेशन जब होती है तो वो एक ऐसी लैंग्वेज वेराइटी हमारे अंदर स्टोर हो जाती है कि वो L2 का पार्ट नहीं बन सकती। तो वो एक तरह से डेड रिमेन होती है हमारी प्रीवियस लैंग्वेज का, और वो एक इनकरेक्ट शक्ल ले लेती है। जैसे हम एक मुहावरा बोलते हैं ना, कौवा चला हंस के चाल, तो वो वाली बात हो जाती है कि वो L1 के फीचर्स भी जो हैं उसमें थोड़ा चेंज होकर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और L2 के फीचर्स भी वो सही से अडॉप्ट नहीं कर पाती। तो इंटर लैंग्वेज फॉसिलाइजेशन वो डेड रिमेन्स हैं उस लैंग्वेज का जो परमानेंट पार्ट बन जाते हैं हमारी न्यू लैंग्वेज का। तो इंटर लैंग्वेज इज़ बेसिकली अ लैंग्वेज और फॉर्म ऑफ लैंग्वेज हैविंग फीचर्स ऑफ टू अदर लैंग्वेजेस। और ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, जो L2 लर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन हो रहा है इंटर लैंग्वेज का प्रोसेस, कि इंटर लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो फर्स्ट लैंग्वेज उसके अंदर शामिल है, एक इनपुट। नंबर 2 इनपुट क्या है, टारगेट लैंग्वेज यानी L2 जो हम लर्न कर रहे हैं वो भी आती है। फिर इनपुट 3 कांस्टेंट यूज़ ऑफ नेट स्पीक, येस, बिकॉज आवर जनरेशन इज़ द जनरेशन ऑफ इंटरनेट। तो हम बहुत सारे वर्ड्स इंटरनेट के अपने रियल लाइफ में इंक्लूड करने लग गए हैं। जैसे सेल्फ़ी का वर्ड, आज से 5 साल पहले सेल्फ़ी के वर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये इंटरनेट और डिजिटल मीडिया की वजह से कॉमन हुआ है। या ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्वैग,
ये इस तरह के वर्ड्स हम सिर्फ इंटरनेट पर यूज़ करते हैं। रियल लाइफ में अब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कभी नहीं कह सकते कि उसका तो स्वैग है। लाइक वी ऑलवेज यूज सच वर्ड्स विद द पीपल ऑफ आवर एज, हम अपने एज ग्रुप के साथ। तो वो नेट स्पीक जो है, यानी नेट लैंग्वेज जो है, वो भी अब इंटर लैंग्वेज का पार्ट बन सकती है। और आउटपुट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा इसका, फॉसिलाइज्ड एरर्स, यानी कि हम उस तरह के एरर्स प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। वो एरर्स जो हैं, ये सारे एरर्स हमारी इंटर लैंग्वेज या हमारी टारगेट लैंग्वेज लर्निंग का पार्ट बन जाएंगे। तो ये उसका आउटपुट है। So this was all about psycholinguistics.